डाइहाइड्रिक एल्कोहल पढ़ रहे हैं। डाइहाइड्रिक एल्कोहल में भी ग्लिसरॉल पढ़ रहे हैं और उसकी रासायनिक अभिक्रिया में नेक्स्ट जो अभिक्रिया है वो है निर्जलीकरण। यदि ग्लाइकोल का अलग अलग अभिक्रमकों की उपस्थिति में निर्जलीकरण करवाते हैं तो अलग अलग प्रकार के उत्पाद यहाँ पर मिलते हैं। सबसे पहले है, यदि जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में ग्लाइकोल का निर्जलीकरण करवाया जाए तो पहले वाइनिल एल्कोहल बनता है जो बाद में एसिड एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। अब रिएक्शन देखिएगा, ये ग्लाइकोल है, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में निर्जलीकरण करवाया तो यहाँ से एक जल का अणु OH और H, यहाँ से जल का अणु बाहर निकलेगा, वाइनिल एल्कोहल बना। वाइनिल एल्कोहल पुनर्विन्यासित होकर के एसिड एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार यदि ग्लाइकोल के दो अणुओं का निर्जलीकरण H2SO4 सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करवाते हैं तो चक्रीय यौगिक 1,4 डाइऑक्सिन बनता है। एक ग्लाइकोल का अणु, दूसरा ग्लाइकोल का अणु, दोनों अणुओं में जो हाइड्रोक्सी समूह है वहाँ से एक एक जल का अणु बाहर निकल जाएगा, 2 H2O बाहर निकल गए और जो चक्रीय यौगिक बना उसको हम 1,4 डाइऑक्सिन कहते हैं। इसी प्रकार फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में निर्जलीकरण, यदि ग्लाइकोल का निर्जलीकरण फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में करवाई जाए तो डाइग्लाइकोल बनता है। डाइग्लाइकोल का जो उपयोग डाइग्लाइकोल जो कि आगे मेथनॉल से अभिक्रिया करके डाइग्लाइम बनाता है जिसका उपयोग ब्लैक के रूप में किया जाता है। अब आप देखिएगा, ग्लाइकोल का एक अणु, दूसरा अणु, दोनों का फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में यदि निर्जलीकरण किया तो एक H2O बाहर निकला और ये बन गया डाइग्लाइकोल। दोनों अणु जुड़ गए हैं निर्जलीकरण के द्वारा। इस डाइग्लाइकोल की अभिक्रिया हम करवाते हैं मेथनॉल के दो अणुओं के साथ। तो ये जो मेथनॉल है दोनों OH से अभिक्रिया करके ईथर बना लेता है और यहाँ पर ये जो यौगिक है इसको डाइग्लाइम बोलते हैं और इस डाइग्लाइम का उपयोग ब्लैक के रूप में किया जाता है। इसी प्रकार यदि ग्लाइकोल की अभिक्रिया एल्डिहाइड के साथ करवाते हैं तो निर्जलीकरण के द्वारा एसिटेल बनता है। इस ग्लाइकोल की अभिक्रिया एल्डिहाइड से करवाएंगे तो यहाँ से एक H2O बाहर निकल जाएगा, दोनों हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन H2O बाहर निकल जाएगा और एक चक्रीय यौगिक बनता है जिसको हम एसिटेल बोलते हैं। इसी प्रकार ग्लाइकोल की अभिक्रिया यदि कीटोन के साथ करवाते हैं तब भी निर्जलीकरण के द्वारा एक चक्रीय यौगिक बनता है जिसको हम कीटेल बोला जाता है। नेक्स्ट है पिनेकोल पिनेकोलोन पुनर्विन्यास। पिनेकोल पिनेकोलोन पुनर्विन्यास रीअरेंजमेंट। पिनेकोल की अभिक्रिया यदि तनु H2SO4 की उपस्थिति में करवाते हैं तो वो पुनर्विन्यासित होकर पिनेकोलोन बना लेता है जिसको पिनेकोल पिनेकोलोन पुनर्विन्यास कहते हैं। देखिएगा ये नेम रिएक्शन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप ध्यान दीजिएगा, ये जो यौगिक है इसको हम पिनेकोल बोलते हैं। चतुष्क कार्बन है, इनमें दोनों पे 2-2 हाइड्रोक्सी समूह है और 2-2 मेथिल समूह है। अम्ल की उपस्थिति में पिनेकोलोन में पुनर्विन्यासित हो जाता है। अब इसकी जो क्रियाविधि है वो उसमें कई स्टेप है। नंबर 1 स्टेप है हाइड्रोक्सी समूह का प्रोटोनीकरण और जल के अणु का निष्कासन। देखिएगा ये पिनेकोल पर सबसे पहले H+ अटैक करता है। H+ हमें H2SO4 से मिल जाएगा और ये H+ हाइड्रोक्सी समूह पर अटैक करेगा। दोनों में से किसी एक पर अटैक करवा दीजिएगा। माना कि हमने इस वाले हाइड्रोक्सी समूह पर H+ का अटैक करवाया तो ये OH2 पॉजिटिव बन गया है। अब चूँकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये अस्थायी है, बहुत जल्दी ये अपने बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर के H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर कार्बोधनायन मध्यवर्ती का निर्माण हो जाएगा। तो ये पहला स्टेप हुआ और यहाँ पर कार्बोधनायन मध्यवर्ती बन गया है। नेक्स्ट सेकंड स्टेप है मध्यवर्ती सेतु कार्बनिक आयन का बनना। अब देखिएगा इस कार्बोधनायन चूँकि अस्थायी है तो ये जो मेथिल समूह है ये मेथिल समूह का पुनर्विन्यास होगा, स्थानांतरित होगा। ये मेथिल समूह इस कार्बोधनायन की तरफ जाएगा। तो
इस मैथिल समूह के स्थानांतरित होने से पहले एक मध्यवर्ती अवस्था बनती है, एक संक्रमण अवस्था बनती है, जिसमें पुराना बंध पूर्ण रूप से टूटा हुआ नहीं है, नया बंध पूर्ण रूप से बना हुआ नहीं है। तो एक चक्रीय मध्यवर्ती का निर्माण हो गया है। इस पर पार्शियल पॉजिटिव, दोनों पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अगले स्टेप में अब आप देखिएगा कार्ब धनायन का अनुनाद द्वारा स्थायीकरण। अगले स्टेप में क्या होगा, इस ऑक्सीजन से जो ये इस ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, ये लोन पेयर देगा और ये लोन पेयर देगा, तो ये बंध इधर टूट जाएगा। इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये बंध इधर टूट जाएगा। तो देखिएगा आप पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस जगह पर। नेक्स्ट, यदि इस बंध को हम डायरेक्ट तोड़ें तो CH3 पर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वो अवस्था ये आ गई है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगले स्टेप में जो हाइड्रोक्सी समूह है अपना लोन पेयर इस कार्ब धनायन को दे देगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये जो अनुनादी संरचना है, अनुनाद द्वारा स्थायीकरण हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज किस पर जाएगा, ऑक्सीजन पर। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन पर जो पॉजिटिव चार्ज आता है वो अस्थायी होता है, बहुत जल्दी ये H+ को त्याग देगा, अपने बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों को देकर H+ को त्याग देगा और पिनेकोलोन का निर्माण कर लेगा। इस तरीके से ये पिनेकोल अम्ल की उपस्थिति में पिनेकोलोन में पुनर्विन्यासित हो जाता है। विभिन्न प्रकार के पिनेकोल में आगामी समूहों के जो विस्थापन का क्रम है वो इस प्रकार से है। विस्थापन का क्रम कह सकते हैं या पुनर्विन्यासित होने का जो क्रम है वो ये है, सबसे ज़्यादा प्रवृत्ति फेनिल समूह की होती है, फिर तृतीयक ब्यूटिल की होती है, एथिल की, और फिर मैथिल समूह की रहती है। ये इनके पुनर्विन्यासित होने का क्रम है। नेक्स्ट जो एल्कोहल है वो है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। हमने एल्कोहलों का वर्गीकरण समूह में पढ़ा है। एक हाइड्रोक्सी समूह है तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, दो हाइड्रोक्सी समूह है तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल, और तीन हाइड्रोक्सी समूह है तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। और इसका जो उदाहरण है वो है ग्लिसरॉल। ये एक ऐसा एल्कोहल है जिसमें 1, 2, 3 हाइड्रोक्सी समूह है, अतः ये ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। इसका जो IUPAC नाम है प्रोपेन 1,2,3 ट्राइओल होता है। इसका जो IUPAC नाम है प्रोपेन 1,2,3 ट्राइओल होगा। नेक्स्ट है इसको बनाने की विधि, और बनाने की विधि में भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे वसा या तेल से। वसा या तेल का हम क्षारीय जल अपघटन करवाते हैं तो हमें ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। और उसका एक उदाहरण देखा जाए तो एक यौगिक है ग्लिसरॉल ट्राईस्टीरेट। यदि ग्लिसरॉल ट्राईस्टीरेट का क्षारीय जल अपघटन कराने पर ग्लिसरॉल प्राप्त होगा, साथ में उच्च कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण मिलते हैं जिन्हें हम साबुन कहते हैं। देखिएगा ये ग्लिसरॉल ट्राईस्टीरेट है, यदि इसका क्षारीय जल अपघटन करवाएं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा तो ये यहाँ से टूट जाएगा और इधर तो जुड़ जाएगा H और इधर ONA जुड़ जाएगा। तो जब H जुड़ेगा तो ग्लिसरॉल बन गया ये, और साथ में कार्बोक्सिलिक समूह के साथ सोडियम जुड़ जाएगा तो ये उच्च कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण है, इन्हें हम साबुन कहते हैं। इसी प्रकार प्रोपीन से भी हम ग्लिसरॉल का निर्माण कर सकते हैं। सबसे पहले प्रोपीन का क्लोरीनीकरण करवाएंगे तो इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, तो यहाँ पर एलाइल क्लोराइड बनेगा। एलाइल क्लोराइड का सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा आप गठन करवाएंगे तो एलाइल एल्कोहल बनेगा। एलाइल एल्कोहल के हम हाइपोहेलस अम्ल, हाइपोक्लोरस अम्लों के साथ HOCl के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो देन यहाँ पर योगात्मक अभिक्रिया हो जाएगी। एक कार्बन पर OH, दूसरे पर क्लोरीन जुड़ जाएगा और इसका फिर जल अपघटन करवाएंगे तो ये जो क्लोरीन है ये OH समूह के द्वारा रिप्लेस हो जाता है, प्रतिस्थापन हो जाता है, HCl बाहर निकल जाएगा और हमें यहाँ पर ग्लिसरॉल प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार यदि प्रोपीन से एपॉक्साइड निर्माण के द्वारा भी हम ग्लिसरॉल बना सकते हैं। ये प्रोपीन है, प्रोपीन की अभिक्रिया वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो एपॉक्साइड बनता है।
एपॉक्साइड की अभिक्रिया KMnO4 के साथ करवाते हैं तो ये जो मेथिल समूह है ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाता है और देन इस एल्डिहाइड का अपचयन करवाया जाए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में तो ये प्राथमिक अल्कोहल बना लेगा और इस यौगिक का यदि हम जल अपघटन करवा दिया जाए तो ये ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। एक्रोलिन से भी ग्लिसरॉल का संश्लेषण कर सकते हैं। ये एक्रोलिन है, एक्रोलिन का उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयन करवाएंगे तो एल्डिहाइड प्राथमिक अल्कोहल बनाएगा और इस यौगिक का यदि हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा अभिक्रिया करवाई जाए तो जो डबल बॉन्ड बीच में से टूट जाएगा और दोनों कार्बन पर एक एक हाइड्रोक्सी समूह जुड़ जाएगा और ये जो यौगिक बनेगा ये भी ग्लिसरॉल है। इस तरीके से ग्लिसरॉल या ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का हम निर्माण कर सकते हैं। थैंक यू।